नमस्कार। एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज एक मॉडल पेपर को लेकर डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें स्किल पेपर है। ठीक है। सोशल पॉलिटिक्स का पेपर है। इसमें जो अपने मार्क्स रहेंगे वो 80 अंक का पेपर रहेगा। टाइम आपके वही 2 घंटे। लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है। इसमें 10% आएंगे जो प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा, यानी कि 20। 10% है और प्रत्येक पर्सन 2 अंक का, यानी 20 नंबर का। और 3% ऐसे आएंगे 3% ऐसे आएंगे जो पर पर्सन 20 नंबर का हो रहे, यानी कि 60%। 60 अंक हो गए। 60 और 20 मिला के 80 अंक का पेपर होगा। हालांकि अपन जो मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे इसमें 6 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको कोई 3 करने हैं। 6 प्रश्न मैं समझाऊंगा। उनमें से जो मुख्यतः मुझे अच्छे लगे भाई ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो 6 प्रश्नों को लिया है। इनमें से आपको 3% एग्जाम में 3% ही देखने को मिलेंगे। 3% करने होंगे, यानी 6 में से 3। ठीक है। नमस्कार। एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पॉलिटिकल साइंस के स्किल पेपर को डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर एक बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है जो आपके सोशल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये जो सोशल पॉलिटिक्स मार्क्स होगा इस पेपर में आपके 80 अंक का होगा। पेपर कितने अंक का होगा? 80 अंक का। और टाइम आपके 2 घंटे रहेगा। ठीक है। और इस पेपर का पैटर्न ये रहने वाला है। 10% आएंगे जो 10% आएंगे और प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा, यानी कि ये 20 अंक हो जाएंगे। कितने अंक होंगे? 20। ठीक है। छोटे 10% और प्रत्येक पर्सन 2 अंक का, यानी 20% होगी। और 3% यानी पेपर में आपको 6 पर्सन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कोई 3% करने हैं। और प्रत्येक पर्सन 20 अंक का होगा, यानी कि 3 × 20 बराबर 60। 3% करने हैं और प्रत्येक पर्सन अपने 20 नंबर का है, तो ये 60 हो जाएंगे। 60 और 20 दोनों मिलाकर कितने हो गए? 80 नंबर का जो पूरा पेपर रहने वाला। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इस मॉडल पेपर को बनाया है। चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। पहला प्रश्न है कि कल्याणकारी जो राज्य है, कल्याणकारी का मतलब होता है जो राज्य जनता के हितार्थ में काम करे, उस राज्य की अवधारणा क्या है और पुलिस राज्य से किस प्रकार भिन्न है। पुलिस एक कल्याणकारी राज्य है, एक पुलिस राज्य है। अब कल्याणकारी को अपन को ये समझना है पुलिस राज्य से वो किस प्रकार अलग है। भिन्न का मतलब होता है अलग है। अब अपन समझेंगे इसको। कल्याणकारी जो राज्य है उसकी अवधारणा ये है कि राज्य केवल शांति और व्यवस्था, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है। अगर देखो अपन भाई, सिर्फ और सिर्फ जनता पर कंट्रोल करना ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं है। जनता के लिए काम करना, जैसे अपन कहेंगे सिर्फ और सिर्फ जनता को हड़बड़ी नहीं हो, अशांति फैलने, इसलिए कंट्रोल करना ही कल्याणकारी राज्य का उदाहरण नहीं है। अगर वो राज्य नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण में भाग ले, या शिक्षा पर ध्यान दे, या स्वास्थ्य पर ध्यान दे, या समानता के लिए सक्रिय रूप से अगर भूमिका निभाता है, उसके विपरीत अगर पुलिस राज्य है तो पुलिस राज्य पर केवल बाह्य आक्रमणों से क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। बाह्य आक्रमण का मतलब कोई दूसरा असामाजिक तत्व है, या कोई दूसरे राज्य से झड़प है, या कोई इस तरह के जो मतलब असामाजिक तत्व है जो किसी राज्य के नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, उनसे अपन को सुरक्षा दे सकती है। ठीक है। उसके आंतरिक शांति तक सीमित रहता है, या फिर आंतरिक शांति व्यवस्था को कायम रखे। ये है जो लोक कल्याणकारी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। यानी जो कल्याणकारी काम है उनमें है जो ये जो पुलिस राज्य है या पुलिस है राज्य की, वो हस्तक्षेप मतलब होता है बीच में नहीं आनी चाहिए। कल्याणकारी राज्य का मतलब हुआ राज्य की जो पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ अपन को सुरक्षा दे सकती है। बाकी जो कार्य है, चाहे अपने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो सारे राज्य अपने हिसाब से करने चाहिए। इसको अपन बोलेंगे लोक कल्याणकारी राज्य। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस, इससे हम क्या समझते हैं या आप क्या समझते हैं? और जो जॉन रोल्स है उसने न्याय सिद्धांत का मुख्य विचार क्या दिया? जॉन रोल्स एक सामाजिक विचारक है। उन्होंने इस संबंधी यानी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस है, इनके बारे में जो क्या उनके विचार थे, तो वो मानते थे कि सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के सभी वर्ग, वर्ग का मतलब होता समूह, और जो विशेषकर वंचित वर्ग है, वंचित का मतलब जो पिछड़े हैं, बैकवर्ड है, उनके लिए, या जो दुर्बल है और पिछड़े वर्गों को बिना किसी भेदभाव के अवसर, यानी कोई भी उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए उनके अगर अधिकार और संसाधन उपलब्ध कराना है, ये चीज है जो राज्य के सोशल जस्टिस कहलाता है। यानी जो
वो कह रहा है जो वर्ग है सामाजिक, सभी वर्गों का एक तो समान अवसर देना चाहिए, साथ में खास तौर पर उनको अवसर देना जो वंचित हैं, यानी पीछे रह गए हैं सामाजिक दृष्टि से, या जो बैकवर्ड है, या फिर कह सकते हैं जो दुर्बल है, जो कमजोर वर्ग है, उनको है जो आगे लाना, या उनको है जो सारी सारी अधिकार मुहैया कराना, ये है जो सामाजिक न्याय है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत अज्ञान के पर्दे पर आधारित है, जो ये मानता है कि न्यायपूर्ण समाज वही है जो समाज के सबसे कमजोर और वंचित व्यक्ति का कल्याण को प्राथमिकता दे। यानी जॉन रॉल्स ने ये माना कि सामाजिक कल्याण यही है कि अगर अपन समाज का जो बैकवर्ड है, पिछड़ा है या गरीब है, जो समाज के लास्ट स्टेज पर है, अगर उसको अपन आगे हाथ बढ़ा के लाने का प्रयास करते हैं या उसको अधिकार देने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ये अगर प्रायोरिटी में है, ये प्राथमिकता में है, तो इसका मतलब वो हमारा सामाजिक न्याय सिद्धांत है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? जॉन रॉयल के अंदर। अब देखो आगे सकारात्मक भेदभाव क्या है और भारत में आरक्षण नीति का औचित्य क्या है। आरक्षण रिजर्वेशन की नीति है, उसका एक तो औचित्य क्या है, दूसरा अपन को जो सकारात्मक भेदभाव क्या है। ठीक है, पॉजिटिव जो अपन भेदभाव अनटचेबिलिटी का वाला व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार क्या है। सकारात्मक भेदभाव का तात्पर्य ऐतिहासिक रूप से वंचित या पिछड़े वर्गों के बराबरी लाने के लिए जो दी जाने वाली विशेष छूट है, छूट या वरीयता है। अगर अपन भेदभाव क्या है, जैसे मान लो एक स्वर्ण है, एक SC ST या माइनॉरिटी का है, अगर अपन सामाजिक भेदभाव जो सकारात्मक भेदभाव ये है कि अपन को लगता है कि ये लोग पीछे रह गए, अगर उनको अपन आगे लाने के लिए कुछ उनको वरीयता दे, कुछ छूट दे या कुछ रिजर्वेशन दे रहे, तो भेदभाव तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भेदभाव कैसा है? सकारात्मक भेदभाव, यानी उनको अपन पॉजिटिव वाइब्स में देखना है कि उनको आगे लाने के लिए अपन उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। किसके साथ? जैसे मान लो एक फॉर्म भरता है 700 में, एक फॉर्म भरता है 300, अगर 300 वाला फॉर्म वो 300 रुपये क्यों दे रहा है, 700 क्यों दे रहा है, इसको अपन ये पॉजिटिव वाइब में सोचना कि ये जो 300 वाला फॉर्म आज दे रहा है पैसे, इसके 300, ये कभी पिछड़े रह गए थे, उनको आगे लाने की अपने बराबरी के लिए हम इनको थोड़ी बहुत रियायत दे रहे हैं, छोटी छूट दे रहे हैं, इसको अपन सामाजिक अपने सकारात्मक भेदभाव कहेंगे। इसका प्रमुख उदाहरण है जिसका औचित्य अनुसूचित जाति, ठीक है, या जो जनजातियां हैं, SC है, ST है, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइबल हो, उन पिछड़े वर्गों को सामाजिक शैक्षणिक विषमता यानी जो खाई बन गई है, उनको दूर करने, मुख्य धारा में शामिल करना, प्रतिनिधित्व प्रदान करना कहलाता है। यानी इन लोगों को चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, इनको अपन आगे लाने के लिए कुछ उनको छूट या रियायत देते हैं, ये एक सकारात्मक भेदभाव है। यानी जो भेदभाव तो ये भी है, लेकिन भेदभाव कैसा है? सकारात्मक, यानी सही भेदभाव है कि उनको अपन आगे लाने के लिए कुछ मायनों में वरीयता दे रहे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के कल्याण हेतु राज्य सरकार की जो मुख्य नीतियां हैं, उनमें एक एकलव्य EMRS मॉडल स्कूल योजना क्या है। EMRS आजकल आप देखते हैं कि एक बालिका है जो पिछड़े वर्ग या जो बालक है वो EMRS में पढ़ता है। EMRS का फुल फॉर्म क्या होता है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। राज्य सरकार ने SC और ST के कल्याण के लिए SC ST अत्याचार निवारण जो अधिनियम बना था 1989 में, अत्याचार का मतलब किसी प्रकार SC ST के साथ अपन अत्याचार करते हैं, उनके मतलब किसी उनके भेदभाव को लेकर, किसी जाति सूचक शब्द बोलकर या किसी तरह प्रताड़ित करते हैं, या फिर उनकी जमीनों पर जबरन कोई इस तरह का अवैध निर्माण हो, तो उनके लिए जो एक SC ST एक्ट बनाया गया, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में, और उसके तहत ये जो अपने खोला छात्रवृत्तियां हैं, चाहे व्यावसायिक प्रशिक्षण लागू करना हो, या जो एकलव्य मॉडल स्कूल आवासीय EMRS योजना है, इसका उद्देश्य ये है कि जो दूरस्थ शिक्षा है, मतलब जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए मॉडल स्कूल है, यानी वहाँ पर स्कूल भी होगा, साथ साथ में हॉस्टल भी संचालित होगा, वहीं रहकर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो दूरस्थ आदिवासी जो ST है, तो मेधावी, मेधावी का मतलब जो होशियार बच्चे हैं, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, उनके लिए गुणवत्तापूर्वक, यानी जो सब तरह की फैसिलिटी, लाइब्रेरी भी होगी उसके अंदर, और उसके अंदर विद्यालय भी संचालित होगा, हॉस्टल की सुविधा भी रहेगी, और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी भी कराई जाएगी। ये सारी चीजें, यानी कहने का मतलब तो बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित किया गया है। तो उनके लिए गुणवत्तापूर्वक, गुणवत्ता में अच्छी शिक्षा और मुफ्त आवासीय शिक्षा, आवासीय मतलब वहां पर हॉस्टल भी उसका फ्री रहेगा, प्रदान करना है, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण का मतलब सब चीजों से वो एकदम। तो आपको EMRS का मतलब क्या हुआ कि एक मॉडल स्कूल है जहां पर जो SC ST के बच्चे हैं, जो दूरस्थ शिक्षा है, गाँव से दूर है, वो मेधावी है, होशियार बच्चे, उनको यहाँ लाकर अपन
सारी चीजें उनकी फ्री करके निःशुल्क पढ़ाते हैं ताकि वो लोग आगे अपना करियर बना सके। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। अब है भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और आर्थिक रूप से कमजोर जो है ईडब्ल्यूएस, इनके लिए आरक्षण तथा मंडल आयोग की सिफारिशें क्या है। मंडल आयोग जो 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, समाज के रूप से पिछड़े भी है और शैक्षणिक यानी शिक्षा की दृष्टि से भी वो लोग पीछे, उनके लिए आरक्षण की पहचान हुई, जिसको अपन ओबीसी ने अदर बैकवर्ड क्लास कहा गया, पहचान कर सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण है जो दिया गया। कितने? 27%। किस किस वर्ग को? ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज, या अपन इसको बोलेंगे, हाँ। तो आरक्षण की सिफारिश की जिसे 1990 में लागू किया गया। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग, सामान्य मतलब जो जनरल कैटेगरी के गरीब परिवार है, उनको सशक्त बनाने के लिए 10% ईडब्ल्यूएस ग्रुप में भी अपने आरक्षण का प्रावधान किया था। यानी ओबीसी को तो हमने दिया मंडल आयोग की सिफारिश पर 27% आरक्षण, और उसके बाद जो सामान्य वर्ग को गरीब थे, गरीब मतलब जो इकोनॉमी दृष्टि से वीक है, बहुत ज्यादा है, जो उनके पास पैसे नहीं है या ज्यादा जमीन नहीं है, उनके लिए भी अपन 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। ठीक है, हाँ। अब देखो आगे, राजस्थान में सरकार का मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आपने देखा हो आजकल बच्चे फॉर्म भरते हैं और कोचिंग में नंबर आता है, फिर वो जो जाते हैं। अब सारा जो कोचिंग का मतलब पैसे है वो कौन वही करता है? राज्य सरकार। तो अनुप्रति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, उसको सुकन्या समृद्धि योजना और क्या महत्व है, यानी दोनों अपने बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी बताना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो राजस्थान के मेधावी प्रतिभान, जो एससी एसटी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के जो बच्चे, वो प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। किसी वो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद मेरिट के आधार पर नंबर आएगा, जिस कोचिंग में नंबर आया और उसकी जो फीस लगेगी, जितना भी पैसे उसके कोचिंग की जो फीस है, वो सारा वहन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ठीक है, किसके? सिर्फ अपन कैटेगराइज की बात करेंगे, एससी के, एसटी की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, इन 5 कैटेगरी के बच्चों को ये लागू होगा। निःशुल्क तैयारी का अवसर देती है। वही सुकन्या समृद्धि जो योजना है, वो बालिका को शिक्षा और विवाह हेतु वित्तीय सुरक्षा है जो सुनिश्चित करती है। यानी शिक्षा के साथ साथ उसके जो विवाह यानी शादी के लिए जो बजट चाहिए, उसको भी ये सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें जो मैनेज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय का मुख्य जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी स्ट्रक्चर है, उसके प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है, उनकी क्या ड्यूटीज है, उसके बारे में। इस मंत्रालय के जो शीर्ष, शीर्ष का मतलब सबसे ऊंचा है, वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। फिर उनकी सहायता के लिए अपन सचिव या विभिन्न प्रभाग, प्रभाग मतलब विभिन्न छोटे छोटे विभाग बांट देते हैं। इसके 2 प्रमुख विभाग होते हैं, पहला होता है सामाजिक न्याय विभाग और दूसरा होता है विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग। 2 विभाग है किसके? जो सामाजिक न्याय आधिकारिक जो मंत्रालय है, उसके अपन कह रहे हैं पहला तो सबसे पहले तो कैबिनेट मंत्री होंगे, उसकी सहायता के लिए अपने सचिव जो नियुक्त करेंगे। उसके बाद अलग अलग प्रभाग होंगे, प्रभाग छोटे छोटे विभाग होंगे, उनमें 2 प्रभाग है, 2 विभाग है जो इंपॉर्टेंट है, एक सामाजिक न्याय विभाग और एक विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग। इसका जो मुख्य उत्तरदायित्व है वो है एससी, ओबीसी और वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ का मतलब एल्डर जो लोग हैं उनके, और दिव्यांगों का मतलब होता है यही, दिव्यांग का मतलब विकलांग, और नशा मुक्त जो समाज के लिए नीतियां बनाना है और कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना है। यानी जो नशा मुक्त कैसे हो, या जो इन लोगों को, चाहे वो दिव्यांगजन हो या एससी के लोग हो या ओबीसी के लोग हो, इनको समाज जो छात्रवृत्ति देनी हो या सामाजिक दृष्टि से उनको कुछ लाभ पहुंचाना हो, उसके लिए जो योजना बनाने का इसका काम है, किसका? सामाजिक न्याय विभाग का। आगे देखते हैं। अब है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एनसीबीसी का संगठनात्मक स्वरूप क्या है, यानी वो संगठन जो स्ट्रक्चर बना हुआ वो क्या है, और इसका सामाजिक न्याय मंत्रालय इसकी प्रमुख भूमिका है। 102वें संविधान संशोधन 2018 में एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी जो अनुच्छेद 338 बी के अकॉर्डिंग। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, किसमें? एनसीबीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, ठीक है, और 3 सदस्य, कुल मिला के अपने 1 और 2 और 3 पद होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य।
अध्यक्ष 1 होगा, उपाध्यक्ष 1 होगा, सदस्य 3 हो गए, यानी कुल मिला के 5 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 5 लोग, या अपन कह सकते हैं 5 सदस्य होंगे। ये आयोग पिछड़े वर्गों के अधिकारों की हनन की जांच करता है, यानी अगर कोई पिछड़ा वर्ग है उसके अगर अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, यानी अधिकारों को दबाया जा रहा है, उसकी ये जो जांच करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा और मंत्रालय की नीतियां बनाने तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक परामर्श देगा। परामर्श मतलब सलाह देगा कि किस तरह से अपन है जो इस पिछड़े आयोग को आगे बढ़ागे, या पिछड़ा जो वर्ग है, पिछड़ा जो समाज है, इसको अपन आगे बढ़ाने की कौन कौन सी नीतियां लागू करेंगे ताकि ये समाज विकसित हो पाएगा, समाज है जो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वरिष्ठ नागरिक के जो एल्डर लाइन है, या गलत लिख दिया, 1 मिनट, एल्डर लाइन, एल्डर और लाइन, एल्डर का मतलब होता है वरिष्ठ या बुजुर्ग। योजना पीएम दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एल्डर लाइन है, ये तो उन एल्डर लाइन, इस पर कॉल करके अपन है जो संपर्क कर सकते हैं, वो ये हेल्पलाइन नंबर है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टोल फ्री का मतलब ऐसी कॉल जो फ्री लगती है और अपन को हाथों हाथ समाधान मिलता है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो इन्हें सहायता देनी हो, या मार्गदर्शन करना हो, या भावनात्मक संबल देना हो, ये है जो पीएम दक्ष। हाँ, ये सारा है जो इनके किस योजना के तहत आता है? वरिष्ठ नागरिक के, यानी इस जो पर्सन है, इसमें दो योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक वरिष्ठ नागरिक है, इसमें हमने कहा कि एक एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। हेल्पलाइन में ये कहा गया कि अगर उनको किसी प्रकार का कोई संबल चाहिए, चाहे वो सहायता मांग रहे हो, या उनको मार्गदर्शन चाहिए भाई अपन उसके लिए क्या करें, या फिर उनको भावनात्मक संबल देना हो, यानी किसी बात को लेकर वो अपने आप बुरा महसूस कर रहे हैं, या कोई बुरा उनके साथ कृत्य हुआ है, उसको लेकर खुलकर बात करें, उसके लिए जो हेल्पलाइन जारी की गई। अब अपन पीएम दक्ष क्या है कि जो जनजाति है या जो सफाई कर्मी है, जो शहर की सफाई वगैरह में हिस्सा ले रहे, अब उनके लिए उनको प्रशिक्षण देना हो, ट्रेनिंग देनी हो, या उनके लिए कुछ योजनाएं लानी हो, ये चीजें है जो उसमें पीएम दक्ष में योजना यही है कि वो जो लोग हैं उनको दक्ष कैसे करे। दक्ष का मतलब होता है कि उनको ट्रेन कैसे करे कि आपको सफाई व्यवस्था में कैसे करना है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है वहाँ उस कंडीशन में, कैसे जो उसका निपटान करना है, वो सारी चीजें हैं। पीएम दक्ष योजना का उद्देश्य है कि ऐसी ओबीसी और घुमंतु जितनी जातियां हैं और सफाई कर्मी है, उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देना होगा। कौशल विकास का मतलब अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए उनके लिए जो ये योजना चलाई गई है। उसके अब ये योजना करेंगे तो फिर बाद में होगा क्या? बाद में वो स्वरोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार, खुद ही अपने आप को कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जिससे उनका रोजगार बढ़े, या रोजगार के योग्य बना देता है। योग्य मतलब उनको कुछ ट्रेनिंग दे के इस तरह से मतलब दक्ष बना देते ताकि वो खुद का रोजगार कर सके, या कहीं पर जाकर अपना खुद के रोजगार के लिए स्थापित हो सकते हैं। आगे देखो, 10वां प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आजकल बहुत ज्यादा चर्चों में 106वें संविधान संशोधन में है। ये ऐतिहासिक अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण, जो 1/3 था, सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इसका मुख्य जो महत्व है वो नीति निर्माण और शासन व्यवस्था में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पर। अब जैसे होता है कि महिलाओं के लिए कुछ कानून तो ला रहे, लेकिन वहां पे महिला है ही नहीं संसद में या फिर राज्य विधानसभाओं में, तो महिलाएं भागीदारी नहीं ले रही। अपन प्रत्यक्ष भागीदारी रहने के लिए अपन को कहा 33% महिलाएं आनी चाहिए, ताकि वहां पर जो कानून वगैरह महिलाओं के हितार्थ के लिए बने, तो उसमें जो महिलाएं अपनी प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर भागीदारी निभा सके। भाई उनको ये कानून पसंद है या नहीं पसंद है, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसको और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लागू कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर वो खुल के बहस कर सकते हैं। ये लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना है। लैंगिक मतलब जो अपन लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, इस भेदभाव को समाप्त करने का ये बहुत बढ़िया कदम है। कौन सा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, अब अपने प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विस्तृत विवेचना करनी है। फिर पुलिस राज्य से किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। वर्तमान में जो वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में कल्याणकारी राज्य के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है उसको देखना है, और इसके भविष्य में आलोचनात्मक मूल्य जो है उसके बारे में जो मूल्यांकन करना है। ठीक है, हाँ भाई, कल्याणकारी राज्य है क्या,
पुलिस राज्य से वो कैसे अलग है, और उसके बाद अपन को ये देखना है कि ये जो राज्य है उसका वैश्वीकरण पर अभी प्रभाव क्या है। उसके बाद कल्याणकारी राज्य के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएगी, और उसके बाद अपन को मूल्यांकन करना है कि किस तरह से वो चीजें फेस है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ एवं स्वरूप, यानी कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या, मीनिंग क्या है, और उसका स्वरूप क्या है। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट वह राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें राज्य को प्राथमिक उद्देश्य केवल शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं होता, बल्कि समाज के जो प्रत्येक नागरिक है उसको न्यूनतम जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अवसर की जो समानता प्रदान करना है। अब उसका कल्याणकारी राज्य की यही चीज है कि कल्याणकारी राज्य जनता का कैसे कल्याण यानी भला कर सकते, उसके लिए क्या क्या कदम उठाना, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो या समान अवसर हो, ये सारी चीजें अगर कोई मुहैया करा रहा है राज्य, तो वो राज्य वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, क्रमशः आगे प्रश्न देखेंगे, इसी का भाग है। अब है यह उदाहरण इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति का विकास केवल उसके व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि राज्य की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करे और कमजोर, वंचित, शोषित वर्गों को संरक्षण प्रदान करे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशित तत्व भाग जो 4 है उसमें कल्याणकारी राज्य की जो आदर्श प्रतिपादित किए गए। यानी ये केवल व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि खुद को बदले, विकास करे खुद का, ये राज्य की भी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को कुछ ऐसे अपन कहेंगे सहायता दे या उसको ऐसे अवसर प्रदान करे जिससे वो व्यक्ति अपने आप को ये मतलब कहने का मतलब है सक्सेस या सफलता को है जो सफलता के मार्ग पर चल सके, या अपन कह सकते हैं वो खुद को जो इस सांचे में डाल सके ताकि उसको रोजगार है, शिक्षा है या फिर जो स्वास्थ्य है वो सारी चीजें मिल सके। ठीक है, और ये जो चीजें है ये संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें नीति निर्देश के तत्व है भाग 4, उसमें इस राज्य की कल्पना भी की गई है। ठीक है, यही प्रश्न है क्रमशः। अब है कि कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य, इन दोनों में अंतर क्या है। कल्याणकारी राज्य पुलिस राज्यों की अवधारणा में बुनियादी अंतर राज्य के कार्यों और उसकी भूमिका को लेकर है। जैसे पहला, कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र का दायरा क्या है, पुलिस राज्य यानी जो पुलिस स्टेट है तथा न्यूनतम राज्य है उसकी अवधारणा केवल 2 मुख्य कार्यों को तक सीमित है, एक बाहरी आक्रमण, दूसरा देश की रक्षा, एक देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना। यानी जो पुलिस स्टेट है या जो पुलिस राज्य है उसकी सिर्फ 2 ही काम होंगे, एक है बाहरी आक्रमण से रक्षा करनी, एक आंतरिक जो झगड़े वगैरह है इसको जो निपटान करना। इसके विपरीत कल्याणकारी जो राज्य है इसका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी जो कल्याणकारी राज्य है, भलाई वाला राज्य है, इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा दायरा है। यानी इसको शिक्षा भी देनी है, स्वास्थ्य भी है और समानता का अवसर भी है, ऐसे खूब सारे क्षेत्र हैं जिसमें जो लोगों को जो राहत देनी है। वह सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, बुनियादी ढांचे की बात करेगा, पेंशन देगा, राशन की व्यवस्था करेगा तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित भी करने का कार्य करेगा। कौन, लोक कल्याणकारी राज्य। आगे देखते हैं। अब है आर्थिक हस्तक्षेप यानी आर्थिक स्थिति। पुलिस और राज्य है वो हस्तक्षेप यानी लेजिस फायर की नीति पर चलता है, जहां बाजार की शक्तियों को पूरी तरह छूट है कि राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप यानी बिना मतलब अड़ंगा नहीं करता हो, जबकि कल्याणकारी राज्य बाजार की विषमताओं यानी जो अलग अलग है उनको नियंत्रण करने और आर्थिक मामलों को सक्रिय हस्तक्षेप यानी बीच में आकर जो काम करना शुरू कर देता है और संसाधनों का पुनर्वितरण भी करता है। यानी जो एक पुलिस राज्य है वो क्या करेगा, वो ये है कि वो पूरी शक्तियों पर छूट होती है और राज्य जो अर्थव्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी बीच में नहीं आएगा। लेकिन कल्याणकारी राज्य है वो अगर बाजार में किसी प्रकार विषमताएं है, विषमता मतलब अलग अलग चीजें चल रही है, चीजें समान रूप से नहीं है, तो उन मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है, बीच में आने का कार्य करता है। अब है नागरिकों के प्रति दृष्टिकोण, यानी पुलिस राज्य नागरिकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण नजर रखती है और एक कल्याणकारी राज्य होता है वो नागरिकों को इस प्रकार देखता है। पुलिस राज्य नागरिकों को केवल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार मानता है, जबकि कल्याणकारी राज्य नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक इकाई मानता है जिसके सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी राज्य उठाता है।
अब वो कह रहा है कि अगर पुलिस वाला सिर्फ पुलिस राज्य क्या देखता है, वो कह रहा है इसके अधिकारों की रक्षा हो, बस यही देखता है। लेकिन जो कल्याणकारी राज्य वो ये चाहता है कि उस व्यक्ति का उस सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण मतलब सारी दिशाओं में जो चीजें उसके जीवन में होनी चाहिए या जिन जो चीजें उन जीवन में प्रभावित करने वाली है उन सारों का विकास होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब देखो आगे, वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में कल्याणकारी राज्य के समक्ष चुनौतियां, यानी कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है? वैश्वीकरण और निजीकरण, यानी आजकल वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? यानी जो विश्व है वो गांव की तरह है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि विश्व एक गांव की तरह है। अपन कहीं पर जा सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, किसी देश में जाकर रह सकते हैं, उन व्यापार कर सकते हैं, ये सारी चीजें एक गांव की तरह होगी, यानी अपन गांव आना जाना होगा, उस तरह से विश्व में आना जाना होगा। विश्व की चीजें आज कल अपने कोई भी चीज बाहरी देश में देखी, वो अपन भारत में 2-3 दिन बाद देख लेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होगी उसको बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी विश्व का एक गांव जैसा व्यवहार हो जाना, विश्व का एक हो जाना पूरा। निजीकरण है ना, आजकल सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन है, तो ये सारी चीजें 1990 के दशक में, दशक मतलब 10 सालों के समूह के बाद, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी के आगमन के बाद कल्याणकारी राज्य की पारंपरिक जो भूमिका थी वो गहराई से थोड़ी प्रभावित हुई है। जैसे पहला है वित्तीय संसाधन और राजकोषीय घाटा, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा और सामाजिक जो सुरक्षा योजना है, इसके आने पर अत्यधिक खर्च, सरकारों के राजकोषीय घाटा बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधन जैसे आईएमएफ और विश्व बैंक सरकारों पर सामाजिक कल्याण खर्च की कटौती करने पर दबाव बनाते हैं। यानी ये जो ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा फर्क पड़ा कि जो राज्य का जो राजकोषीय घाटा है या राजकोष है उसमें थोड़ा घाटा होने लगा, क्योंकि ये दबाव बढ़ने लगे कि नागरिकों को किसी तरह राहत देनी चाहिए हमें। ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे। अब निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है किस पर? प्राइवेटाइजेशन अपन कहा, लोक कल्याणकारी राज्य में निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मौलिक क्षेत्रों में तेजी, निजीकरण हुआ है। यानी शिक्षा में चाहे देखो आप प्राइवेट स्कूल वगैरह, या स्वास्थ्य में देखो हॉस्पिटल वगैरह सारे प्राइवेट है। इन दो क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन होने के कारण जिससे क्षेत्र महंगे हो गए, यानी पहले स्कूल वगैरह बहुत सस्ती हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि सरकार के अंडर कंट्रोल में थी। आजकल प्राइवेट स्कूल 40 से 50 हजार, लाख लाख रुपए तक फीस लेते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम लोग सुविधा ज्यादा दे रहे। तो ये जो, इससे लगता है कि ये जो दो क्षेत्र थे, कौन कौन से, शिक्षा और स्वास्थ्य, आजकल दोनों ही बहुत महंगे हो गए हैं और गरीब तथा वंचित गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से दूर हो रहे। अब अपन के सुविधाएं तो है गुणवत्तापूर्ण, यानी अच्छी सुविधा है, लेकिन गरीब लोग इस सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे। बस जैसे मान लो अपन कह रहे स्कूल है जिसकी मंथली फीस अपन के 2,000, 4,000, 8,000, 10,000 है, तो उस वहाँ फैसिलिटी तो सारी होगी। 10,000 कोई फीस ले रहा महीने की तो सारी फैसिलिटी देगा, लेकिन गरीब उस फीस को वहन करने में अभी तक बहुत दूर है। तो ये गरीबों के लिए या फिर जो वंचित तबका है उसके लिए तो राहत की खबर नहीं है। अब देखो, बाजार केंद्रित नीतियां। अब वैश्वीकरण के कारण राज्य की जो प्राथमिकता नागरिक कल्याण के जो संस्थान है उपनिवेश को आकर्षित करने और बाजार को अनुकूल बनाने की ओर हस्तांतरित हो गए, जिससे सामाजिक नीतियां बहुत कमजोर पड़ गई है। यानी बाजारीकरण से होने से या जो सामाजिक चीजें, अब बाजार केंद्रित हो गई नीतियां, तो बाजार में जो निवेशक थे, आकर्षित होने वाली चीजें थी, उसका बाजार पर अनुकूल बनाने के लिए स्थानांतरित की गई, यानी एक जगह से दूसरी जगह की गई। इससे जो सामाजिक नीतियां पहले से बनी हुई थी वो चीजें प्रभावित हुई। एक चीज जैसे मान लो किसी अपन एक सेठ के पास कुछ सामान वगैरह लेते थे, ठीक है, वहाँ एक उससे जुड़े हुए होते थे। आज बाजारकरण में बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े हॉल खुले हुए हैं, जो हैंडलूम वगैरह, अब उसमें अपन जाके सेल वगैरह में सारी चीजें उपलब्ध हो गई। अब उससे क्या होगा कि जो पहले जो सामाजिक ढांचा स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ था उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ, वो चीजें अब नहीं रही है। ठीक है। अब देखो, असंगठित क्षेत्र का विस्तार। निजीकरण के कारण रोजगार तो बढ़े हैं, किंतु वे अधिकतर जो अस्थायी और असंगठित क्षेत्र है, जैसे सामाजिक सुरक्षा में पेंशन हो या पीएफ हो या जो बीमा है, इसका अभाव आज भी रहता है। रोजगार तो बढ़ी है, लेकिन कुछ चीजों में आज जैसे मान लो सरकार और प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा फर्क है, जैसे पेंशन है, पीएफ है, इन सारी चीजों में आज ये वर्ग, ये जो इसका प्रभाव थोड़ा अभी तक कम पड़ा है। आगे देखेंगे निष्कर्ष। यद्यपि वैश्वीकरण के और निजीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका में कुछ बदलाव आया है, वो राज्य खुद को प्रत्यक्ष प्रदाता के बजाय नियामक है, रेगुलेटर के रूप में डालना शुरू किया है। किंतु भारत जैसे विकासशील, विकासशील का मतलब क्या हुआ? देखो,
कोई भी देश है वो 3 श्रेणियों में बांटा गया विश्व में। एक होगा विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। विकसित का मतलब जो देश डेवलपमेंट हो चुके हैं। विकासशील का मतलब वो देश जो डेवलपमेंट होना चाह रहे हैं, यानी अभी अभी चीजों को फेस करके आगे बढ़ रहे हैं। अल्प विकसित का मतलब जो अभी तक बहुत पीछे है। तो भारत है विकासशील देश है, यानी विकसित होने की होड़ में है, तो विकसित होने की होड़ में है। और उसके कल्याणकारी राज्य की जो प्रासंगिकता है कभी समाप्त नहीं हो सकती। विषमताओं को कम करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी जो विकास को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और कल्याणकारी राज्य का होना अनिवार्य है। यानी अगर अपन ग्रोथ को यानी समावेश का मतलब सभी तरह की अगर चीजों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो हमें समाज जो कल्याणकारी राज्य है वैसे राज्य की जो कल्पना करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अपन कहेंगे अगर हम उद्योग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उद्योग के साथ साथ हमें शिक्षा भी तो बढ़ानी पड़ेगी, चिकित्सा की सुविधा तो मुहैया करानी पड़ेगी, हमें सामाजिक पेंशन का भी सोचना पड़ेगा, और उनके जो लोग उद्योगों वगैरह में काम करें उनके बच्चों को किस तरह से है जो सही आवास मिले उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। यानी कि अगर अपन सारी चीजों पर सोच रहे तो लोक कल्याणकारी राज्य की समावेशी जो विकास है। आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न है अथवा में इसी प्रश्न का सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करना है। फिर जॉन रोयल का जो मॉडल सिद्धांत है जॉन रोल्स का, उसके बारे में विस्तृत परीक्षण करना है, जांच करनी है। साथ ही भारत में सकारात्मक भेदभाव आरक्षण जो नीति रिजर्वेशन नीति रूल है उसके औचित्य, संवैधानिक प्रावधानों या सामाजिक असमानता स्थापित करने की इसकी भूमिका की समीक्षा करनी है। अब पहला है सामाजिक न्याय की अवधारणा। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में एक ऐसी न्यायपूर्ण और समतावादी व्यवस्था के निर्माण करना जहां किसी भी नागरिक के साथ उसे धर्म, जाति, वर्ग, समूह के आधार पर भेदभाव नहीं होता हो, या फिर जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। यानी अगर किसी व्यक्ति के साथ अपन धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, वर्ग के आधार पर, रंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर अगर अपन भेदभाव नहीं कर रहे, इसका मतलब वो सामाजिक न्याय है। ठीक है, अब देखो आगे। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों को गरिमापूर्ण जीवन जीने यानी बहुत अच्छी लाइफ जीने और अच्छी क्षमताओं को पूर्ण विकास करने, सामाजिक आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच बनाने अवसर देना है। सामाजिक न्याय केवल औपचारिक कानून समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के सबसे दुर्बल, शोषित और पिछड़े वर्गों का मुख्य धारा में लाने का एक नैतिक और राजनीतिक तंत्र है। अपन कहेंगे भाई सामाजिक न्याय ये है कि किसी कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जिए। गरिमापूर्ण का मतलब अच्छे से अच्छे ढंग से उसको अपने जीवन जीने के समक्ष किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़े, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो या किसी भी समाज से हो। ठीक है, ये उसके लिए उसको है जो चाहे वो दुर्बल हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, वो सारे समान रूप से हो जो जीवन जीने के लिए अधिकारी है। आगे देखेंगे अब जॉन रोल्स का जो न्याय सिद्धांत क्या कहता है। 20वीं सदी के महान राजनीतिक दार्शनिक हुए जॉन रोल्स अपने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम लिखा द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, 1971 में प्रकाशित हुई। न्याय की मौलिक अवधारणा को इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया। अज्ञानता का पर्दा इन्होंने नाम दिया। पहली चीज, जॉन रोल्स ने एक काल्पनिक मूल स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन की अवधारणा की जहां व्यक्ति अज्ञान के पर्दे से पीछे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को समाज में अपनी वास्तविक स्थिति जैसे जाति है, जैसे धन है, जैसे बुद्धि है, स्वास्थ्य है या वर्ग का ज्ञान नहीं होता है। यानी एक व्यक्ति होता है उसको उस समाज के स्तर पर रहते हुए यानी एक पर्दा होता है अज्ञानता का। उसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपनी समाज की वास्तविक स्थिति यानी जो सही स्थिति है उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है कि मेरी समाज में क्या है जो पोजीशन है, क्या स्थिति है। रोल्स का मानता था कि ऐसी स्थिति में लोग निष्पक्ष नियमों का चयन करेंगे ताकि वे समाज के सबसे निचले स्तर पर भी हो तभी भी उनके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। यानी भले वो कितना भी नीचे पायदान पर हो फिर भी उसके जो अधिकार है वो सुरक्षित रहने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंतर का सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल। रोल्स ने तर्क दिया कि समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी स्वीकार्य हैं जब वे समाज के सबसे कम सुरक्षित या कम सुविधा प्राप्त यानी वंचित व्यक्तियों के अधिकतम लाभ के लिए कार्य करती हो। इससे सकारात्मक विषमता
या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। यानी जो आर्थिक और सामाजिक असमानता तभी स्वीकार तभी अपने एक्सेप्ट कर सकते हैं जब वो समाज में सबसे कम सुविधा प्राप्त और व्यक्तियों को अधिकतम लाभ है जो मुहैया कराए, तो उसको अपन बोलेंगे ये जो पॉजिटिव क्षमता है। पॉजिटिव मतलब सही क्या कि भाई जिसके पास नहीं चाहिए उसको मुहैया करा रहे तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ये जैसे मान लो आपने कहा कि महिलाओं को उनको मोबाइल वगैरह देना हो, अगर पुरुषों को मोबाइल वो कमा के ला सकते हैं, और महिलाओं की स्थिति अगर अपन को लगता है कि वास्तव में खराब है तो राज्य सरकार ने कुछ उनको आर्थिक सहायता दे दी, तो ये सामाजिक विषमता है। लेकिन कैसी विषमता कैसी है? सकारात्मक है, पॉजिटिव है जो चीजें हैं। अब देखो आगे, समान अवसर का सिद्धांत। सभी पदों और स्थितियों को अवसर में निष्पक्ष समानता की शर्तों के तहत सभी के लिए खुला होना चाहिए। यानी जो सभी पद हैं चाहे स्थितियां हैं उसमें अवसर की निष्पक्ष समानता होनी चाहिए, सभी को अवसर प्रदान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर हो या किसी भी स्थिति पर हो। ठीक है, आगे देखेंगे। अब है भारत में सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण की नीति। जॉन रॉल्स के अंतर के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप भारत के सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण नीति के रूप में दिखाई देता है। सकारात्मक भेदभाव का अर्थ यह है कि जो लोग ऐतिहासिक रूप से असमानताओं या सामाजिक अत्याचारों के शिकार रहे हैं उन्हें बराबरी में लाने के लिए राज्य सरकार विशेष रियायतें या छूट देती है। इस बात को ऐसे समझो कि अब अपन का सकारात्मक भेदभाव है क्या? अगर किसी तरह से ऐतिहासिक यानी अतीत में आज से कई सालों वर्षों पहले अगर वो किसी तरह सामाजिक विषमता यानी दूर रह गए थे, उनका विकास नहीं हो पाया या किसी तरह से वो लोग पिछड़ गए थे, अब उनको आगे लाने के लिए उनको आगे लाने के लिए या उनको नए जो है अपने अवसर प्रदान करने के लिए उनको किस प्रकार अपन रियायतें छूट दे सकते हैं, इसके लिए जो प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये भेदभाव कौन सा है? सकारात्मक भेदभाव है। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15(5) 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास अनुसूचित जाति जैसे एससी शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जनजाति जैसे एसटी शेड्यूल ट्राइबल के उत्थान के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देना हो या विशेष प्रावधान करने की शक्ति है वो है जो देता है। अनुच्छेद 15 में ये सारी चीजें हैं कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, इनको शिक्षण संस्थानों में जो है कैसे प्रवेश दे इसके लिए विशेष कुछ छूट दे सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा मेरिट आती है तो किसी का जो 85 है फिर भी नहीं होता है, तो किसी का 45 है यानी उसका आधा है फिर भी उसका हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये उनको रियायत दे रही, छूट दे रही है राज्य सरकार या लोक कल्याण का राज्य, ताकि वो जो वो उस व्यवस्था में एडजस्ट होने में थोड़ी उसको संबल मिले। अब देखो आगे, अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन सेवाएं सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान करता है जिनका राज्य की सेवाओं में प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी जो लोग नौकरियों में इतने नहीं है, तो नौकरियों में जिनकी संख्या बिल्कुल कम है, उनको आगे लाने के लिए अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि उनको कुछ छूट देंगे, रियायत देंगे, उनको मार्क्स में थोड़ी कमी है फिर भी उनको आगे लाने का प्रयास करें ताकि वो नौकरी वगैरह में आ सके। आगे देखिए, 103वां संविधान संशोधन एक अनुच्छेद 15 और 16 को जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी के रूप में जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, वीक हैं, उनके लिए आरक्षण लागू किया। 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण का औचित्य की समीक्षा अपन बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक अन्याय का सुधार। भारत में सदियों से जो चली आ रही जातिगत व्यवस्था थी उसको अछूत प्रथा थी, उसके कारण एससी एसटी ओबीसी वर्ग सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए थे और आरक्षण ने इसको ऐतिहासिक अन्याय की जो भरपाई की। यानी जो समाज कभी पीछे रह गए थे, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, और उनको सदियों तक इस व्यवहार का जो सामना करना पड़ा, भाई ये जो भाई जातिगत भेदभाव का, उसको सही ढंग से या अपन कह सकते हैं उसको भरपाई करने के लिए ये रिजर्वेशन है जो लाया गया, आरक्षण की नीति अपनाई गई। ये सकारात्मक भेदभाव का उदाहरण है।
अब देखो, प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण, आरक्षण से वंचित वर्गों को, लोगों को विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासनिक सेवा या उच्च शिक्षा में भागीदारी दी गई, और जिससे सत्ता और जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसमें लोकतांत्रिक विविधता भी आई है। यानी अपने सारे चीजों में, चाहे न्यायालय हो, चाहे संसद हो, चाहे विधायिका हो, चाहे नौकरी प्रशासनिक चीजें हो, उन सब में आरक्षण लागू किया। तभी अपन कह रहे हैं कि ये जो विविधता है, या जो लोग पीछे रह गए थे, लोग अपने बराबरी नहीं कर पाए या वो बराबर में एडजस्ट नहीं कर पाए, उन सारे लोगों को जो आगे लाने का एक प्रयास है रिजर्वेशन। अब सामाजिक गतिशीलता, आरक्षण नीति लाखों पिछड़े परिवारों को गरीबी और सामाजिक विषमताओं के बाहर निकालकर मध्यम वर्ग में शामिल होने का जो अवसर दिया है। यानी आरक्षण के कारण ही हुआ कि जो लोग बहुत गरीब थे, आज जो मिडिल क्लास या मध्य वर्गीय फैमिली में या मध्य वर्गीय परिवारों का हिस्सा बन गए। यानी जो गरीब थे वो गरीब अगले एक स्टेप ऊपर यानी मध्य वर्गीय फैमिलीज में एंटर हुए। अब चुनौतियां और भावी दिशा, यानी आरक्षण या फिर अपन बोलेंगे इसकी चुनौतियां क्या है। यद्यपि आरक्षण को सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारी की भूमिका निभाई है, किंतु इसके समक्ष कुछ नई चुनौतियां आई है, जैसे क्रीमी लेयर का लाभ उठाकर कुछ परिवारों को पुनः पुनः लाभ लेना, या लक्षित समूह तक लाभ नहीं पहुंचाना, या राजनीतिक वोट बैंक का साधन बना लेना। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सकारात्मक भेदभाव को अधिक पारदर्शी, लक्षित और गतिशील बनाया जाए, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक न्याय का लाभ पहुंचे। अब क्रीम लेयर का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक व्यक्ति नौकरी लग गया है, बार बार उसको आरक्षण का लाभ मिले, बार बार, अब वो तो आर्थिक रूप से तो ठीक हो गया, लेकिन बार बार अगर उस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है या फिर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, तो ये चीज है। बाकी लक्षित है, जो चीज अपने लक्ष्य भाई समाज के अंतिम पायदान तक, ये है जो यहाँ तक इस लाभ पहुंच पाया, अगर वो लाभ नहीं पहुंच पाया तो इसका मतलब ये इसका एक चुनौती है, इसकी जो अपन को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट पर्सन, दूसरा प्रश्न है, भारत और राजस्थान में अनुसूचित जातियां यानी एससी, शेड्यूल ट्राइबल, और अनुसूचित जनजाति एसटी यानी शेड्यूल ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट, सामाजिक आर्थिक उत्थान में सशक्तिकरण के लिए संचालित प्रमुख जो सरकारी नीतियां हैं और संवैधानिक सुरक्षा के जो उपाय हैं एवं कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत प्रशिक्षण इसमें करना है। यानी जो एससी है, एसटी है, उसके बारे में उसको किस प्रकार रिजर्वेशन है, कौन सी योजना है, या लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा में इसकी किस प्रकार रियायत दी गई है। हाँ, तो उत्तर ये रहेगा, संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी सुरक्षा के उपाय। पहला है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह माना कि सदियों तक चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट, और जो अनुसूचित जनजाति है एसटी के लिए विशेष कानूनी प्रावधानों की सुरक्षा की जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ग सदियों मतलब कई सालों तक सामाजिक उत्पीड़न झेल रहे थे या समाज में किसी प्रकार से बहुत बैकवर्ड थे, जिनको सदियों तक भेदभाव का शिकार होना पड़ा, उनके लिए जो लोक कल्याण के राज्य उन्होंने तरह तरह की नीतियां बनाई ताकि उनको इस चीज से छुटकारा मिले और अपने विकसित हो या जो आगे बढ़ने में जो सहायता मिल सके। आगे बढ़ेंगे, इसी प्रश्न का है जो हिस्सा है अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद जो 17 है, अस्पृश्यता। अस्पृश्य का मतलब है अनटचेबिलिटी वाला, छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी या अपन को छुआछूत जैसा व्यवहार अपन नहीं कर सकते। यानी उसकी जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर अपन किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव या उसको अपमानजनक शब्द या अपन उसके जाति को लेकर किसी प्रकार का जो अपशब्द नहीं कर सकते हैं। इस चीज का जो अंत किया गया और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आज के बाद अगर इस तरह की किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है या फिर कानूनी रूप से एक जुर्म है। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह कमजोर वर्ग हो। अब कमजोर वर्ग में कौन है, चाहे एससी हो यानी शेड्यूल कास्ट हो, चाहे एसटी हो शेड्यूल ट्राइबल है, या ये जो शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी में रक्षा करे। यानी इन दोनों कास्ट की जो अपन आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से इसको अपन कैसे आगे बढ़ा सकते, इसके लिए प्रयास करे, ये राज्य की जिम्मेदारी है अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त शोषण और अत्याचार हो रहा हो तो उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो जनजाति है
इसके अत्याचार निवारण यानी SC/ST एक्ट जो है वो 1989 में है जो लागू किया गया। उसके बाद कहा गया कि अपन किसी भी ये जो वंचित तबके हैं इनके साथ किसी भी तरह की जो अत्याचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि SC/ST के कल्याणकारों हेतु केंद्र सरकार की प्रमुख नीतियां क्या है और योजना क्या है। अब शिक्षा के क्षेत्र में अपन देखेंगे तो ये है मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी जो बच्चा मैट्रिक पास कर लेता है उसके बाद इसको कुछ छात्रवृत्ति या अपन कह सकते हैं रियायत या छूट, या अपन कहते हैं कुछ उसकी जो फीस वगैरह में या तो उसको छूट दी जाए या फीस भरने के बाद उसको छात्रवृत्ति के रूप में वो पैसे जो पुनः मिले, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके माध्यम से जो वंचित वर्ग हैं उनके छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता दी गई। वित्त का मतलब होता है पैसा, और पैसे के रूप में उनको कुछ सहायता दी गई। जैसे एक योजना है श्रेयस और श्रेष्ठ, दो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ चल रही है। केंद्र का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये योजना संचालित है पूरे भारत में। योजनाओं के तहत गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना है। एक तो है कि भाई उन कॉलेजों का निर्माण करें जहां पर आवासीय सुविधा हो, आवासीय मतलब हॉस्टल वगैरह हो, जहां पर विद्यार्थी उस कॉलेज में पढ़े भी और साथ साथ में उसके रहने और खाने की व्यवस्था में उसके साथ हो। दूसरा है अगर कोई बच्चा है जिसको मेधावी है, होशियार है और विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहता है, जो SC/ST वर्ग से आता हो, तो उसके लिए विदेश में भेजकर अपन उनकी पढ़ाई में पूर्ण रूप से सहयोग कर सकते हैं। किन दोनों योजना के बारे में, एक है योजना श्रेष्ठ और दूसरी योजना है श्रेष्ठ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब है एकलव्य मॉडल विद्यालय EMRS। ये जनजातीय क्षेत्र, ये मॉडल स्कूल है। इसमें ये है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के SC/ST के बालक हैं और वो पढ़ने के साथ साथ उनके खाने और रहने की अगर दिक्कत आ रही तो ऐसे विद्यालय संचालित की जाए जिनको मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करते, वहां पर बच्चा पढ़ भी सके, उसके साथ साथ हॉस्टल की फैसिलिटी हो, जो वहां पर रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और खाने पीने की वहां पे पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये EMRS जैसी योजना भी लाया गया, ये भी केंद्र सरकार की है। जनजाति यानी ST के साक्षरता बढ़ाने के लिए, साक्षरता मतलब वो लोग आज दिन तक साक्षरता मतलब पढ़े लिखे कम है, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए अपन ने जो नई नई योजना है जो लाते हैं। मेधावी छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण यानी सारी फैसिलिटी शिक्षा देने के साथ साथ उद्देश्य देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आवासीय का मतलब होता है उसमें हॉस्टल भी साथ में संचालित होगा, की स्थापना की जा रही है। ये तो है शिक्षा की दृष्टि से सिर्फ SC/ST। अब देखेंगे आर्थिक सशक्तिकरण का उद्यमिता, यानी आर्थिक मतलब उनके पास स्वरोजगार कैसे पैदा हो, रोजगार में वो कैसे खुद का रोजगार कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी अपने कदम उठाया। तो ये पहला कदम है स्टैंड अप इंडिया। हाँ, स्टैंड अप इंडिया में क्या है कि इसमें योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा यानी जो बैंक की जो शाखा है उसमें कम से कम एक SC और एक ST उद्यमी, उद्यमी का मतलब जो बिजनेसमैन है, उसको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक अपन कर्जा दे सकते हैं। यानी प्रत्येक जो शाखा है बैंक की उसमें जो SC/ST का कोई उद्यमी है, बिजनेसमैन है, उसको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक अपन कर्जा देंगे ताकि वो उस कर्जे से नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके साथ ही ट्राइफेड या जो प्रधानमंत्री वन धन योजना है वो संचालित की जा रही है, यानी इन दोनों योजनाओं के माध्यम से भी SC/ST के जो बिजनेसमैन है उनको राहत पहुंचा, कम ब्याज में अपन ज्यादा कर्जा देंगे ताकि वो जो लोग हैं जो बिजनेस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ SC/ST के लिए है। आगे देखेंगे। अब है राजस्थान सरकार की विशेष कल्याणकारी, यानी ये तो अपन जो EMRS योजना पढ़ रहे थे या श्रेष्ठ योजना पढ़ रहे थे या श्रेष्ठ योजना पढ़ रहे थे या स्टैंड अप इंडिया पढ़ रहे थे, ये सारी केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की SC/ST के लिए योजना है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान ने कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जिसमें SC/ST के लोगों को हित में थोड़ा भला हुआ है। आगे देखेंगे। पहली योजना है जो सबके लिए, OBC को इसमें इंक्लूड किया गया है और माइनॉरिटी भी है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यानी जो बच्चे अभी कॉलेज पूरी कर लिए हैं या कॉलेज के साथ साथ अपने प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनके आवास और कोचिंग की जो शुल्क है
वो राज्य सरकार वहन करेगी, ताकि वो बच्चे जो एग्जाम को फाइट करके जो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना के तहत ऐसा है। इस योजना के तहत चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें ईडब्ल्यूएस को भी साथ में लिया गया है। इन वर्गों के जो मेधावी विद्यार्थी है, यानी जिनके अच्छे प्रतिशत है, उनको प्रशासनिक सेवा यानी चाहे आईएएस हो या आरएस हो, इनके या फिर इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उनकी तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और आवास भोजन की वित्तीय सहायता मिलती है। अनुवृत्ति कोचिंग योजना के तहत चाहे एससी का बच्चा हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, अगर वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है या इंजीनियरिंग करना चाहता है या कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा है या अन्य कोई राजस्थान का बड़ा एग्जाम फाइट करना चाहता है, उसके एक तो कोचिंग की फीस भी सरकार देगी, साथ साथ में उसके रहने का जो रूम का किराया है या जो हॉस्टल है उसकी फीस भी सरकार देगी, साथ में उसके खाने पीने के पैसे भी सरकार देगी, ताकि वो जो पढ़ लिख कर जो नौकरी प्राप्त कर सकता है। आगे देखेंगे। अब है जनजातीय उपयोजना। जनजातीय टीएसपी एरिया जो होते हैं, टीएसपी मतलब जो अपन डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, वो लोग आदिवासी क्षेत्र है, बिल्कुल अल्प साक्षरता है वहां पर कौन कौन सी योजना संचालित हो रही है जिससे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान को दक्षिणी जो जनजातीय जिला है, जैसे बांसवाड़ा हो गया, जैसे डूंगरपुर है, जैसे उदयपुर है या प्रतापगढ़ है, यहाँ पर साक्षरता आज भी बिल्कुल अल्प है। वहाँ सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब होता है सभी तरफ से वो शिक्षित भी हो, उनके लिए चिकित्सा सुविधाएं भी हो, साथ साथ में उनको रोजगार भी मुहैया हो, इस तरह में कदम उठाए जा रहे हैं। तो विशेष बजट यानी उनके लिए विशेष जो बजट है उसमें अलग से कुछ वित्त की व्यवस्था की गई, अलग से कुछ पैसों की व्यवस्था की गई, ताकि उस क्षेत्र को अपन विकसित कर सकते। इसमें है टीएसपी योजना के माध्यम से अवसंरचना यानी जो स्ट्रक्चर है, विकास है या सिंचाई है या जो आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इन विशेष बजट के माध्यम से वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कैसे सुधरे, यहाँ पर वहाँ पर चिकित्सा को अपन बेटर कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों में जो कदम उठाए जा रहे हैं। कौन से एरिया में? टीएसपी यानी जो जनजातीय उप योजना है, इसके अकॉर्डिंग। अब अपन समझेंगे कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा क्या है, यानी अगर आलोचना कौन कौन से बिंदु है जहां पर इन आरक्षण के कारण दूसरे लोग प्रभावित हुए हैं, उसका जो मूल्यांकन करेंगे। यद्यपि सरकारी योजनाओं में नीतियों में एससी और एसटी वर्गों को साक्षरता दर बढ़ाने और गरीबी को कम करने और राजनीतिक सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु कार्यान्वयन के स्तर पर अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद है। ये कह रहा है कि रिजर्वेशन पर बहुत हद तक अपने सफलता पाई है, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि में ये लोग आगे आए हो या नौकरियों में इनका प्रतिशत बढ़ा हो, या अपन कह सकते हैं कि ये सामाजिक स्तर पर जो कभी पिछड़े या जो वंचित या भेदभाव का शिकार हो रहे थे, इन सारी चीजों में तो परेशानी कम हुई है। लेकिन जो लक्षित योजनाएं थे, यानी जिन चिन्हों पर अपन आज ऐसे सोचते हैं कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, उन चीजों को बराबरी तक अपन ने नहीं छुआ, यानी वहां पर नहीं पहुंच पाए। रिजर्वेशन के बाद भी ये सारी चीजें अभी भी अधूरी हैं। ये हमारे मुख्य चुनौतियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र है, यानी जो आज भी वनवासी हैं, वनों में रहते, उन तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाई है। कुछ जैसे मान लो आपने एससी को रिजर्व दे दिया या एसटी को रिजर्वेशन दे दिया, अब उसमें कुछ जातियां ऐसी है जिनको ये लाभ मिला है, कुछ जातियां ऐसी हुई है जिनको आज भी साक्षरता प्रतिशत बिल्कुल कम है या आज भी वो शिक्षा से बहुत वंचित है। अब जब शिक्षा लेंगे ही नहीं तो नौकरियों में उनकी भागीदारी नहीं है। अब जब नौकरियों में भागीदारी नहीं है तो राजनीतिक दृष्टि से भी आगे नहीं आ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि वो अभी तक उन चीजों से अभी दूर है, इन योजनाओं तक पहुंच ही नहीं है, यानी कि वो अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इस योजना तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो उनका लाभ नहीं मिला। प्रशासनिक जटिलताएं भी है और जागरूकता की कमी भी है, वो कुछ ये बाधा है। अतः योजनाओं को पारदर्शी कार्यान्वयन और लक्षित लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचाना ही वास्तविकता सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना। यानी ये या तो प्रशासनिक जटिलताओं, जटिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा डीपली, यानी कि वो चीजें जैसे कागजों की कमी से, या कभी कभी ये होता है कि योजना कोई आई वहां तक उनको पता ही नहीं चला कि इस योजना के बारे में क्या क्या चीजें चाहिए या क्या क्या चीज कौन लोग इसमें भागीदारी ले सकता है। तो लक्षित समूह आज भी वो जो है बैकवर्ड है, पीछे है। अगर अपन इन लोगों को आगे बढ़ाते तो अपन कहेंगे वास्तव में ये योजना कारगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न दूसरा है, उसका अथवा है।
भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसमें महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु निर्मित सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करना है। और मंडल आयोग जो था उसकी सिफारिशें कौन सी थी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है तथा महिला सशक्तिकरण की जो प्रमुख योजना है उनको विस्तृत चर्चा करनी है। एक ही पर्सन में अपन 3-4 पर्सन लेके चलेंगे कि जो ओबीसी है या जो महिला है या जो ईडब्ल्यूएस है या जो महिला सशक्तिकरण है, इन 4-5 बिंदुओं पर है जो अपन चर्चा करेंगे। पहला है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन सामान्य वर्ग को दिया गया है इसके बारे में जो देखेंगे। भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी की पहचान उनके उत्थान के लिए संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। इस दिशा में 1979 में गठित द्वितीय पिछड़ा आयोग जिसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। अब मंडल आयोग को नाम से क्यों जानते हैं, कभी छोटे पर्सन के रूप में आपको देखने मिले तो देखना। मंडल आयोग इसलिए कहते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी जिसे बीपी मंडल बोलते थे, उनके नाम से ही इस आयोग का नाम मंडल आयोग पड़ा था, जिसको अपन मंडल कमीशन भी इंग्लिश में बोलते हैं, नाम से जाना जाता है। यानी 1979 में एक द्वितीय पिछड़ा आयोग गठित हुआ जिसका नेतृत्व है बीपी मंडल ने किया, उनके नाम पर ही इस कमीशन का नाम पड़ गया मंडल आयोग या मंडल कमीशन। आगे देखते हैं। हाँ, अब है मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी, यानी मंडल आयोग ने जो दूसरा पिछड़ा आयोग बना उसने कौन कौन सी सिफारिशें की, ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस सिफारिश में कौन कौन सी बातें रखी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो आयोग है ये 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी अपनी रिपोर्ट दे दी भाई ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए अपने कौन कौन से काम करने हैं, जिसमें पाया गया कि जिसमें देश की कुल आबादी पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करते हुए सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला गया। 27% रिजर्वेशन की बात कही गई कि जो अब पूरे भारत में जब आकलन किया गया तो कहा गया कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ओबीसी की जो तादाद है बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोग हैं, तो इनको 27% है 27% है जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई अपने 1980 में। आरक्षण की सिफारिश की गई 1990 में, भारत सरकार ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया, यानी 10 साल बाद इस सिफारिश को लागू कर दिया कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को देश के प्रशासनिक ढांचे में या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिला। और उसके बाद में जब लोग ओबीसी के लोग नौकरी में आने लगे तो इनको है जो निर्णय जो क्षमता है उसमें है जो इन्होंने की भागीदारी सुनिश्चित होने लग गई। आगे देखेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है जिसको अपन इकोनॉमी वीक कहेंगे, यानी जो सामान्य वर्ग है तो जनरल कैटेगरी में, लेकिन जनरल में होते हुए भी उनके पास संसाधनों की कमी है, या किसी गरीब लोग हैं या लोग पिछड़े हुए हैं, वो सामान्य वर्ग में होते हुए भी उन सारी चीज़ों से अभी भी परे हैं जो चीज़ें इस निजीकरण के दौर में या वैश्वीकरण के दौर में वो भागीदारी निभाने चाहते हैं। तो अनुच्छेद 103 में संविधान संशोधन में अधिनियम जो 2019 में आया, इसमें सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब होता है उनको उनके पास पैसों की कमी है या गरीब है या पिछड़ा तबका है, उसके आधार पर कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने यानी समर्थ बनाने के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। अब आपको अगर सीधा पूछ लिया जाए तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है। हाँ, आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 15(6) में और 16(6) में। यह कदम सामाजिक नीति केवल जातिगत आधार के बजाय आर्थिक स्थिति को देखकर आधार बनाने का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। देखो मेरी, अब इधर अपन समझे इस बात को कि आज दिन तक जब अपन बात कर रहे हैं, चाहे एससी को रिजर्वेशन की बात हो, चाहे एसटी को रिजर्वेशन की बात हो, चाहे माइनॉरिटी हो या ओबीसी हो, जब रिजर्वेशन बात आई तो किस आधार पर रिजर्वेशन मिला? उनको सामाजिक आधार पर, यानी समाज के आधार पर रिजर्वेशन आरक्षण मिला। ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है ये समाज के आधार पर नहीं है, ये आर्थिक आधार पर है, यानी जो लोग वास्तव में गरीब है उनके लिए रिजर्वेशन की जो बात की गई। इसका मतलब ये भारत में पहला नया आयाम था, नया कदम था कि भारत अब समाज के आधार पर रिजर्वेशन के बल पर उसके जगह आर्थिक आधार पर है जो आरक्षण दे रही है। आर्थिक मतलब जो लोग वास्तव में गरीब है उनको ये आरक्षण मिल रहा है, समाज की दृष्टि से नहीं मिल रहा है। अब तीसरा है कौशल विकास की नीतियां। कौशल का मतलब होता है कोई व्यक्ति खुद को ट्रेड करके किस प्रकार है जो स्वरोजगार यानी खुद रोजगार कर सकता है।
ओबीसी और पारंपरिक जो कारीगर हैं कल्याण हेतु पीएम दक्ष योजना शुरू की गई। पीएम दक्ष का मतलब जो लोग हैं पारंपरिक रूप से कुछ औजार बनाते आ रहे हैं या पारंपरिक रूप से कुछ चीजें बनाते आ रहे हैं, अब उन चीजों को नए तरीके से या फटाफट कैसे बढ़ाए या उनको मार्केट तक कैसे पहुंचाए या उन चीजों में नई डिजाइन कैसे बनाए, इसके लिए पीएम दक्ष योजना शुरू की गई। और उसमें कहा गया कि अगर अपन एक कौशल के अंदर में रहकर ये सारी चीजें अपने जो पारंपरिक चीजें उनमें थोड़ा अपग्रेड करके अगर अपन मार्केट में लाएंगे तो ये सारा चीजें ज्यादा बिकेगी ज्यादा, तो इससे अपन का स्वरोजगार बढ़ेगा यानी खुद का रोजगार बढ़ेगा ताकि ये जो पारिवारिक आमदनी है वो थोड़ी ज्यादा हो। इस योजना चलाई जा रही है जो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। कौशल प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग देने का काम कर रही है कि आप किस तरह से अपना रोजगार सेट कर सकते हो। आगे देखेंगे। अब महिला कल्याण और सशक्तिकरण की नीतियां। महिलाओं को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यानी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिंग आधारित असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार ने त्रिस्तरीय जो रणनीति अपनाई यानी 3 स्तर की जो रणनीति अपनाई कि 3 तरह से अपन महिलाओं को लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है स्त्री पुरुष के आधार पर उनको एजुकेशन खत्म किया जा सकता है। पहला है सामाजिक और सुरक्षात्मक नीतियां, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। इसके तहत योजना में ये कहा गया कि लिंगानुपात में सुधार करने के लिए एक बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। इस तरह अपन अगर योजना चलाई गई जिसमें कहा गया कि इसमें लिंगानुपात बढ़ेगा। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, जो पुरुषों की तुलना में कितनी स्त्रियां हैं या उनके अनुपात में महिलाओं की कंडीशन क्या है, इसको अपन लिंगानुपात समझेंगे। तो वो कह रहे बेटी को बचाना है बेटी को पढ़ाना है ताकि परिवार सशक्त भी होगा और लिंगानुपात भी बढ़ेगा। बालिकाओं के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना SSY लागू की गई। सुकन्या समृद्धि में यह कहा गया कि जैसे छोटी छोटी आमदनी को किस्त के रूप में भरेंगे फैमिली, उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएगी तो उसके पढ़ाई का खर्चा भी सरकार देगी और उसके विवाह का जो पैसा है बजट है वो भी सरकार निर्धारित रूप में जो SSY में है उसके अकॉर्डिंग वो देगी ताकि परिवारों को संबल मिले कि उसके विवाह का। देखो कभी बेटियों को बचाने का प्रयास तभी भी नहीं किया जाता ताकि उसको अगर उसके शादी में दहेज वगैरह देना पड़ा भारी भरकम रकम देनी पड़ेगी जिससे वो परिवार आर्थिक बोझ तले दब जाएगा। तो ये डर खत्म करने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना लागू की ताकि उसके पढ़ाई का खर्चा भी सरकार देगी और उसके विवाह का खर्चा भी सरकार देगी ताकि उस परिवार को लगे कि ये बोझ नहीं, ये जो अपने लिए सही है या फिर जो लिंगानुपात को बनाए रखना जरूरी है। आगे देखेंगे स्वास्थ्य और मातृत्व सुरक्षा यानी स्वास्थ्य और मातृत्व यानी जो माँ है प्रसव के दौरान उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी एक योजना चलाई गई। अब यहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती जो महिला होती है वो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण सहायता देने वित्तीय मदद की जाती है। यानी प्रसव के दौरान जो स्तनपान कराने वाली महिला है उसके प्रोत्साहन के लिए ये योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, नारी वंदना अपने जो पढ़ा वो थोड़ा अलग है, उसमें रिजर्वेशन की बात की गई। इसमें जो गर्भवती महिला के जो प्रसव के दौरान जो स्तनपान कराने वाली महिला है उसके संबंध में ये मदद, वित्तीय मदद का मतलब कुछ पैसे या कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि वो लोग है जो इसमें हिस्सेदारी ले। थर्ड है आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको राजीविका भी कहा जाता है, इसमें NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह जिसको अपन SHGS के माध्यम से महिलाओं को ऋण और आजीविका के साधन प्रदान किए जा रहे हैं। राजस्थान में मांझी योजना जैसी पहलों से महिलाओं को स्वावलंबन बढ़ा है। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने भी देखा होगा कि महिलाओं को स्वरोजगार, जैसे मान लो कि कुछ हस्तकलाएं मतलब ऐसे पार्सल वगैरह बनाने का काम होता है या कुछ डिजाइन का काम होता है या फर्श बनाने का काम होता है, इस तरह के काम होते हैं उसको बोलते हैं मतलब स्वरोजगार, जिसको अपन स्वयं सहायता समूह भी बोलते हैं। ये लोग 10 या 15 मिले हुए उनको सरकार ऋण देती है, कर्जा देती है 50,000 60,000, वो महिला मिल बांट कर पैसे लेते हैं और उससे कोई नई चीज खरीद के लाते, मशीन है कपड़ों की मशीन खरीद के ला के आए, फिर बाद में वो चीजें जो प्रोडक्ट अपन को बाजार में मिलता है उसको लेके उसको चीजें करके फिर वापस बेचने का काम करते हैं ताकि उसको स्वरोजगार यानी परिवार को हेल्प मिलती जाए। आगे बढ़ेंगे। अब है राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को अपने राजनीतिक रूप से सशक्त कैसे किया या लोगों को। 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो ग्रामीण क्षेत्र में है,
संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती जो राज है, यानी गाँव में जो पंचायत राज है या स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। यानी जो सरपंच महिलाएं बनेगी, अगर 100 में से 100 सरपंच बनते हैं उसमें 33 कौन होगी? महिलाएं। यानी ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि महिलाएं भी है जो अपने हक के लिए या अपने जो अधिकारों के लिए जो आगे आ सके। राजस्थान जैसे राज्यों में 50%, अब राजस्थान ने तो 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया? पंचायती राज में 50% आरक्षण कर दिया। यानी कि प्रत्येक गांव में या 100 गांव में 100 सरपंच बनते हैं, उनमें 50 महिलाएं होगी, 50 पुरुष होगा। इसी तरह जिसमें ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका को क्रांतिकारी रूप में बदलना आता है। यानी जो महिला है वो गांव का अगर नेतृत्व करेगी तो महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं या जो स्वयं सहायता समूह जैसी योजना लाके महिलाओं के रोजगार में बढ़ावा कर सकती है। अब है निष्कर्ष, यानी जो महिलाओं के बारे में या फिर SC ST के बारे में या OBC के EWS के बारे में हमने चर्चा की, इसका निष्कर्ष क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। OBC, EWS और महिलाओं के लिए बनाई गई नीतियां केवल कल्याणकारी उपाय नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी और समतावादी बनाने का माध्यम है। इन नीतियों में प्रभावी क्रियान्वयन का मतलब सही ढंग से अगर लागू हो जाती है तो इन समाजों में वृहद बड़े घटकों को राष्ट्र के विकास का मुख्य धारा में पूर्ण रूप से भागीदारी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब अगर अपन इन कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण रूप सही रूप से अगर क्रियान्वयन लागू करें तो हम देखेंगे कि ये जो भारत है समावेशी और समतावादी बन जाएगा। समतावादी मतलब महिला और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, OBC और जनरल कैटेगरी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और इकोनॉमी वीक है EWS वाले हैं और जो जनरल कैटेगरी इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी एक समावेशी और समतावादी समाज का है जो विकसित होगा। किसके बल पर? इस रिजर्वेशन के बल पर या आर्थिक आधार पर आरक्षण के बल पर या महिलाओं को आगे लाने के पंचायत राज वगैरह में ये सारी चीजों पर बल देंगे तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, सामाजिक न्याय और आधिकारिक जो मंत्रालय है संगठनात्मक यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहला चीज। दूसरा है इसका प्रशासनिक ढांचा कैसे है, प्रशासन किसके, और इसका उत्तरदायित्व क्या है, यानी इसकी ड्यूटीज क्या है, किसकी? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय की। उसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे कि समाज में जो वंचित है यानी पीछे रह गए हैं या जो कमजोर है और वर्ग है उनके उत्थान के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय की क्या भूमिका और मूल्यांकन करना है। यानी इन सामाजिक कल्याण विभाग का क्या भूमिका रही कि जो वर्ग पीछे रह गए थे, बैकवर्ड रह गए थे, वंचित रह गए थे या जो दुर्बल वर्ग है उनको आगे लाने में समाज कल्याण की क्या भूमिका रही है। अब है मंत्रालय का परिचय देख रहे हैं। सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, यानी बहुत ही ज्यादा जो मायने रखने वाला मंत्रालय है, जो समाज के उन वर्गों का कल्याण और विकास या सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायित्व है जो ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास में कभी है जो पीछे रह गए थे, उनको उपेक्षित होना पड़ा। उपेक्षित का मतलब है कि उनको तरह तरह की यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। वो लोग वंचित यानी पीछे रह गए थे, हाशिए पर थे, यानी बहुत ज्यादा किनारे पर थे, समाज के बहुत मतलब अपन कह सकते पीछे की सीट पर थे, उनको पर रहे जिन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता थी, यानी इनको आवश्यकता थी आगे बढ़ने की, उसके लिए जो समाज कल्याण मंत्रालय कारगर साबित हुआ। आगे देखेंगे। इसमें अनुसूचित जातियां जैसे SC है, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग है अदर बैकवर्ड क्लास है, चाहे OBC हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो या जो दिव्यांगजन है या जो नशा मुक्ति से पीड़ित व्यक्ति शामिल है, इस मंत्रालय का मूल जो उद्देश्य है वो देश में समतामूलक समाज या स्थापना करना हो या सामाजिक न्याय की संवैधानिक और संकल्प को जमीन पर उतारना है। यानी जो SC हो, ST हो या फिर वरिष्ठ नागरिक हो या अपन कह सकते हैं दिव्यांगजन हो, दिव्यांग जो मतलब आजकल दिव्यांगजन बोलते हैं, अपन उनको पहले विकलांग बोलते थे, ये चाहे लोग हो, चाहे नशा मुक्ति से किसी तरह से पीड़ित हो, जो अब नशा छोड़ चुके हो और समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हो, ये जो सारे लोग हैं इनको समतामूलक या अपन बोल रहे समाज के उस पायदान पर लाना चाहते हैं जो अच्छा स्टेज है, अच्छा समाज है, उसमें लाने का प्रयास करना ही इसका काम है सामाजिक न्याय मंत्रालय का। पहले देखेंगे संगठन कैसा है, स्वरूप कैसा है और प्रशासनिक ढांचा कैसा है। इसमें राजनीतिक नेतृत्व क्या होगा, मंत्रालय में शीर्ष जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होगा, उनके कार्यों की सहायता के लिए, हेल्प के लिए एक राज्य मंत्री भी होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, जो उस जो कैबिनेट मंत्री होगा उसका सहयोग करेंगे। यानी इसमें पहले तो अपने ये पढ़ा, एक कैबिनेट मंत्री होगा और उसकी सहायता के लिए स्टेट मिनिस्टर भी होगा। अब विभाग कैसा होगा, प्रशासनिक सुगमता के लिए
जो मंत्रालय को विभिन्न रूप से दो प्रमुख विभागों पर विभाजित किया गया। पहला है सामाजिक न्याय और अधिकारिक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यानी पहला जो विभाग होगा वो होगा सामाजिक और न्याय और अधिकारिक विभाग। दूसरा जो होगा वो होगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। ठीक है, ये दोनों होंगे। और तीसरा होगा स्वायत्ता निकाय और आयोग। ठीक है, ये अलग है। दो है, एक है सामाजिक न्याय विभाग और दूसरा है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। अब है स्वायत्ता निकाय का आयोग। इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का, और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी हो आयोग हो या राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम हो एनडीएफसी हो, इन सारे संस्थाओं के रूप में काम करेगा। अब है इसका प्रमुख उत्तरदायित्व और कार्य क्षेत्र, यानी प्रमुख ड्यूटी क्या है उसका, इसका कार्य क्षेत्र क्या है। पहला है सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाना हो या छात्रावास हॉस्टलों का निर्माण करना हो या वित्तीय सहायता भी देनी हो, ये काम करेगा। किसी को समाज की सुरक्षा के लिए ये काम करेगा, चाहे हॉस्टल बनाना हो, चाहे उसको छात्रवृत्ति देना हो, या जो है उनको सुरक्षा देनी हो, इन 3-4 बिंदुओं पर वो ध्यान देंगे। दूसरा है दिव्यांगजन सशक्तिकरण। दिव्यांगों के लिए क्या काम करें, जो विकलांग लोग हैं, जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत हैं थोड़े, उनके लिए जो क्या है जो योजना चलाएगी। दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए सुबलता और कृत्रिम अंग लाना हो, यानी जो दिव्यांगजन है जिसके अंग नहीं है, यानी जिसके हाथ पैर इस तरह के अंगों का विकसित करना हो, या जो सहायक उपकरण है, ठीक है, उनको उपलब्ध कराना हो, जैसे साइकिल वगैरह हो, मोटरसाइकिल हो, वो सारी चीजें, या रोजगार के अवसर पैदा करना हो, ये काम भी सामाजिक न्याय मंत्रालय का होगा। आगे देखेंगे। अब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, जो एल्डर लोग हैं, वयोश्री योजना एक चलाई थी। एल्डर मतलब जो लोग बूढ़े हैं, उनकी सहायता के लिए तो अपने पहले देखा कि हेल्पलाइन नंबर जारी की गई, एल्डर लाइन, जिसको कहा गया अब किसी प्रकार के अगर को उनको समस्या हो जाती है या वो भावनात्मक रूप से किसी तरह से प्रताड़ित है, तो खुल के बात हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं और सरकार उसका समाधान भी करेगी। और हेल्पलाइन नंबर एल्डर लाइन, यहां पर गलत लिखा हुआ है, अपन लिखेंगे एल्डर लाइन। एल्डर लाइन जारी की गई, जिसके माध्यम से ये टोल फ्री नंबर है उसके। अब बुजुर्गों की स्वास्थ्य या फिर मानसिक संबल देना हो, यानी अगर कोई परेशान है, वयोवृद्ध आदमी है, वृद्ध आदमी है और परेशान है किसी समस्या को लेकर, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी सारी समस्या बता सकता है, जिस पर सरकार निराकरण करने का प्रयास करेगी, या उसको मानसिक संबल, मानसिक मतलब उसकी मन में जो चीजें चल रही है उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए वो बातें बताएगी। ठीक है, हाँ। अब चौथा है नशा मुक्ति अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को समाज में मादक पदार्थ, यानी जो ऐसे पदार्थ जिनको लेने से उनके शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, उनके दुष्प्रभाव से बचना और पुनर्वास का केंद्र चलाना। यानी या तो पीड़ित हो गया नशा से, तो उसको या तो नशा छुड़ाने का प्रयास करेगा, और छोड़ने के लिए उसको बहुत दिक्कत आ रही है तो उसके पुनर्वास का, यानी पुनर्वास का मतलब नशा छोड़ लिया, अब समाज में मुख्य धारा में वापस आने, तो किसी प्रकार उसका सहयोग करके अपन उसको मुख्य धारा में वापस लाने की कोशिश भी करेंगे। ये भी सरकार का काम है। अब है वंचित वर्गों के उत्थान के लिए मंत्रालय की क्या भूमिका रही, यानी जो वर्ग पीछे रह गए थे उनके लिए योजना ने क्या किया। यह मंत्रालय केवल नीति निर्माता नहीं है, बल्कि योजनाओं के वित्त पोषण और क्रियान्वयन ने लागू करने का मुख्य केंद्र है। पीएम दक्ष योजना जैसी कौशल विकास की योजनाओं के माध्यम से इसने लाखों युवाओं को रोजगार योग्य बनाया है। यानी पीएम दक्ष योजना के अकॉर्डिंग लोग इस ट्रेनिंग सेंटर में काम सीखकर लाखों लोग हैं जो इसमें अपने काम में आगे बढ़े। जैसे किसी ने टेलीकॉम का काम सीख लिया, मोबाइल बनाने का, किसी ने सिलाई का काम सीख लिया, किसी ने जो बाजार में प्रोडक्ट बेचने का काम कर सीख लिया, किसी ने कंप्यूटर सीख लिया। ऐसे काम सीखकर वो लोग सब रोजगार की ओर आगे बढ़े। लाखों विद्यार्थी जो अपना काम खुद चुनने लगे हैं। आगे देखेंगे। अब इसके अथवा में प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहला 2023 का है, और इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रावधान क्या किए गए इसमें, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, पहली चीज। फिर विश्लेषण करना है कि साथ में भारतीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ा है, नीति निर्माण में महिलाओं की क्या सशक्तिकरण की दिशा होगी, इन प्रभाव पर अपन को समीक्षा करनी है।
तो पहले तो ये नारी शक्ति वंदन एक अधिनियम है, यानी कानून है, जो 2023 में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है। इसमें क्या कहा गया है? भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी प्रभावी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए दशकों से, यानी बहुत सालों से महिला आरक्षण विधेयक की मांग की जा रही थी। यानी लोगों को लग रहा था कि महिला आरक्षण को बढ़ाओ, ताकि महिला ज्यादा संसद में आएगी तो ज्यादा भागीदारी निभाएगी, महिलाओं के लिए कानून आएगा, उनके पक्ष में, उनके विपक्ष में, उनके दुष्प्रभाव में, या उनकी क्या चीजें सही है, क्या गलत है, इसके बारे में आवाज उठा पाएगी। इसलिए जो महिला आरक्षण की मांग उठने लगी। आखिरकार सितंबर 2023 में संसद में ये जो विशेष सत्र बुला के इस दोनों सदनों से ये पारित हो गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, और संविधान का 106वां संशोधन करके इस अधिनियम को हमने पारित किया। आगे देखेंगे। अब लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा की कुल सीटों में 1/3 यानी 33% महिलाओं को आरक्षित की गई। यानी लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसमें 33% यानी 1/3 सीटों पर है जो महिलाओं को आने का मौका मिलेगा। दूसरा, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण, सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षण सुनिश्चित किया गया। 33% सीटें फिक्स की गई कि विमेंस के लिए ही होगी। अब है तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्या है जो इसकी स्थिति है। यह प्रावधान दिल्ली की विधानसभा पर भी लागू होगा। यानी कहने का मतलब होगा, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे दिल्ली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी में 33% रिजर्वेशन लागू किया गया। किस अधिनियम के तहत? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे। SC/ST महिलाओं के लिए उप आरक्षण की योजना। महिलाओं के लिए आरक्षण कुल 33% सीटों में से एक निश्चित हिस्सा है SC के लिए, एक निश्चित हिस्सा ST के लिए। महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात आरक्षित होगा। ठीक है। दूसरा, अब पांचवा, परिसीमन की शर्त क्या है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 330A और 332A के और 334A को जोड़ता है। इसके अनुसार यह आरक्षण कानून देश की अगली जनगणना जब भी होगी उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। यानी ये कानून अभी लागू नहीं होगा, जब अगला परिसीमन होगा, नई जनसंख्या की अपडेट आएगी और विधानसभा नहीं बनेगी, लोकसभा नहीं बनेगी, उसके बाद में ये कानून पूरी तरह पर प्रभावी हो जाएगा। प्रभावी मतलब लागू हो जाएगा। इसकी अवधि शुरुआती चरण में 15 वर्षों में तय की गई। यानी कहा गया है 15 वर्षों के अकॉर्डिंग अपन जनसंख्या करवा के और उसके बाद ये चीजें लागू कर देंगे। आगे है कि इसका अब राजनीति में इसका निरीक्षण और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में निष्कर्ष करना है। पहला है, निर्णय और निर्माण में सीधी भागीदारी। संसद और विधानसभाओं में कम से कम 1/3 महिलाओं को जनप्रतिनिधि होगी। इसे नीतियां बनाते समय महिलाओं का दृष्टिकोण प्राथमिकता मिलेगी। यानी अब जब भी कोई महिलाओं के लिए आरक्षण आएगा या महिलाओं के संबंध में कोई भी कानून आएगा तो महिला अपनी सीधी, प्रत्यक्ष मतलब सीधी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगी, भैया जो ये कानून हमारे लिए सही है या नहीं है। ठीक है। हाँ, अब दूसरा है सामाजिक और आर्थिक नीतियां, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मातृत्व सुधार हो या बाल कल्याण जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील नीतियां बन सकेगी। यानी जिन नीतियों के बारे में पुरुषों को इतना नहीं पता होता है या पुरुष उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते, उनके उन मुद्दों पर महिला अधिक प्रभावी हो सकेगी। जैसे स्वास्थ्य संबंध महिलाओं के बारे में, या शिक्षा है, या मातृत्व शिक्षा के बारे में, या बाल सुधार या बाल कल्याण के बारे में, इन सारी चीजों पर है जो महिला ज्यादा है जो ध्यान दे पाएगी, तो नीतियां भी अच्छी बनेगी, तो है जो संवेदनशील नीतियां बन पाएगी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये कहेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 का है वो भारत को एक सच्चे समावेशी और समतावादी लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने की जैसा मील का पत्थर साबित होगा। यानी माइलस्टोन होगा कि अपन महिलाओं को इतना आगे बढ़ा चुके हैं कि वो आज नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो मॉडल पेपर हमारा पूरा हो गया। आपको एग्जाम की ढेरों शुभकामनाएं। इस स्किल प्रोग्राम को विस्तृत पढ़ने के लिए आप एग्जाम टॉपर की 1 वीक सीरीज खरीद सकते हैं जो बिल्कुल आपके बजट के अकॉर्डिंग है, न्यूनतम फीस में। धन्यवाद।